नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मंगल को चुनाव की घोषणा, मंगल को मतदान और मंगल को ही चुनाव के नतीजे किसकी जीत का मंगलगान कराएंगे। एमपी की राजनीति के सबसे दिलचस्प चुनाव में क्या सियासी दल राजनीतिक पंडितों के बजाय ज्योतिषों पर भरोसा जताएंगे कि किसके भाग्य में लिखा जाता है मंगल योग। बाकी 1956 से अब तक मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव है ये, और इतना प्रतिष्ठापूर्ण कि इन चुनाव की तैयारियों तो 230 सीटों के विधानसभा चुनाव पर भी भारी हैं। हैरान होंगे आप ये जानकर के गुजरे 16 साल में एमपी ने 30 उपचुनाव देखे। संख्या थोड़ा काउंट कीजिएगा, 30 उपचुनाव देखे, लेकिन ये पहली बार है कि 6 महीने के भीतर एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 3 नवंबर मंगलवार को वोटिंग होगी और 10 नवंबर मंगलवार के दिन ही जो नतीजे आएंगे, ये केवल 28 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत हार के नतीजे भर तय नहीं करेंगे। ये नतीजे तय करेंगे कि कमलनाथ अपनी करीब 40 साल की राजनीति के इस अहम चुनाव के साथ सत्ता में वापसी कर पाते हैं या नहीं। ये नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी के लिए जीत की गारंटी अब भी शिवराज हैं या नहीं। ये नतीजे तय करेंगे कि सिंधिया ने 6 महीने पहले जो फैसला लिया, वो फैसला उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव था या उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल। बाकी कोरोना संक्रमण के माहौल में 28 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए घबराते हुए दरवाजा खोल रहे वोटर से पूछिए तो ये चुनाव इस बार उसके लिए भी बड़ा इम्तिहान है। तो चुनाव के ऐलान के साथ तारीखों से ज्यादा जब दिन की अहमियत दिखाई दे रही हो तो सवाल लाजमी है, ये सवाल कि आखिर 28 सीटों के इस दंगल में किसका होगा मंगल। जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पार्टी बहुत पहले से कमर कस के चुनाव के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान पर है जहां जहां चुनाव है, और हम ये मान रहे हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लगभग सारी सीटों पर ही जीत भारतीय जनता पार्टी की ही सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उसमें ना कोई शक है ना शुमार है। इस मध्य प्रदेश में जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा और उसके बाद 15 महीने कांग्रेस का शासन भी देखा। चुनाव की तैयारियां तो महीनों से चल रही हैं, या यूँ हम कह लें कि जब से हम लोग सरकार बनाई है तब से जानते थे कि इस चुनाव का मुकाबला करना है, तो चुनाव के मुकाबले की तैयारियां हर स्तर पर चल रही थी। और संगठन जैसा हमारा काम करता है कि नीचे के स्तर पर उन्होंने एक एक जगह एक एक पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ के नीचे तक का काम करके रख लिया है। कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे? कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी? क्या क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें? 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया, जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया। तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है और इसलिए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। शिवराज जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है। चुनाव की बात आज हो रही है, हम तो आज कम से कम 10 और 15 दिन पहले हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी थी। संगठन के स्तर पे मुख्य रूप से जो है ब्लॉक के बाद हमारा मंडलम के बाद सेक्टर, बूथ और पेज प्रभारी तक की बात होती है, वो हमारी अपनी तैयारियां पूरी हो गई थी। चुनाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम भी घोषित हो गए हैं, जो रह गए हैं 2-1 दिन के अंदर, उम्मीद है वो भी हो जाएंगे। तो जो पार्टी की तरफ से तैयारी होनी थी वो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो कर लिया। आज भी जगह जगह उनके नारियल फूट रहे हैं, फूटे थे अभी तक, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पे हमें पूरा भरोसा है। ये 28 सीटों में जो चुनाव हो रहा है उन पे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव 100% कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। मुझे लगता है कि मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में चुनाव लड़ता है, सैनिक के रूप में चुनाव लड़ता है और पार्टी जीतती है। लगभग 4-5 महीने से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सूक्ष्म तैयारी पूरे विधानसभा क्षेत्रों में की है, इसलिए हमारे मतदान तक और पेज प्रमुख तक कार्यकर्ता बन के तैयार है। मैनेजमेंट जो होना चाहिए उसकी जो तैयारी चुनाव जीतने की होती है वो पूरा का पूरी मैनेजमेंट हमारा तैयार है।
पार्टी के हमारे संभावित कहें या पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के मुझे लगता है कि लड़ सकते हैं, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में घूम रहे हैं। कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हों या राज्य के नेता हों, उनको हनुमान जी, राम जी, सारे देवी देवता याद आने लगे। इसके पहले मुझे कोई रिकॉर्ड में जानकारी नहीं कि कमलनाथ जी ने कभी हनुमान जी का नाम लिया हो, कभी नहीं। उनके मंत्रियों ने कभी लिया हो, कभी नहीं। तो सबसे पहले एक बेहद खास पैनल जो हमारे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है ओम प्रकाश सकलेचा जी, एक कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। सकलेचा जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान लाखन सिंह, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लाखन जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी से ही। सकलेचा साहब, आज अनाउंसमेंट हो गया, इलेक्शन होने वाला है। मैं तो कुछ नाम गिना देता हूं आपके सामने। गौरी शंकर सेजवार साहब, जयभान सिंह पवैया साहब, लाल सिंह आर साहब जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे थे वो, दीपक जोशी जी, रुस्तम सिंह जी, ये सब ध्वजवाहक बन गए ना बीजेपी के। आपका झंडा उठा के चल रहा है या फिर कुछ दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, काहे की दिक्कत आएगी। ये सब अभी बड़े पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे, क्योंकि भाजपा या भाजपा के पहले जब जनसंघ के जमाने के कुछ नाम तो वो परिवार है जो जनसंघ के स्थापना से जुड़े हुए हैं, और वो कहीं डिस्टर्ब हो जाए ये असंभव सी बात है। वो सब पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि चुनाव पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है, इसलिए कोई 1% भी शंका नहीं है। ये तो कांग्रेस वाले कभी भगवान के नाम पे गुमराह करे, कभी मंदिर जाके माथा टेके, कभी कुछ करे, लेकिन जनता समझती है कि नाटक क्या है और वास्तविकता क्या है। ये पहली बार इनने सबने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। लेकिन सर, आपकी मासूमियत पर को सलाम करता हूं मैं, लेकिन आप ये भी बताइए कि आप भी तो, आपकी पार्टी भी तो वही सब कर रही है, मतलब कमोबेश सारा कुछ वही सब कर रही है। आप सोचिए कि 28 सीटों के उपचुनाव में चीन का जिक्र भी आता है, पाकिस्तान का भी आता है, राम मंदिर भी आता है, धारा 370 भी आती है। सर तो वो तो भैया एक बात बताइए, क्या धारा 370 पार्टी ने आज तय की? क्या राम मंदिर आज तय किया इस चुनाव को लेके? क्या ये सब विषय जो पार्टी जिस उद्देश्य से चली थी वो उद्देश्य कैसे बदल जाएंगे? अरे आप ये कहते कि पार्टी ने राम मंदिर को विषय को छोड़ दिया, क्या पार्टी तो आपका कटाक्ष जायज था? अभी तो हमने जो कहा, सालों से हम जिस प्रयास को लेके, जिसके लिए हमारे पंडित जी का बलिदान हुआ, उस बात को आज हम कंफर्म कर रहे हैं। भाई, हमारी पार्टी 70 साल की परंपरा को मेंटेन करना चाहती है। हम ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहे। 70 साल की परंपरा को मेंटेन कर रही पार्टी। लाखन सिंह जी का रुख करता हूं, ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार में। लाखन जी, 88 पर बैठे हो आप, 116 तक पहुंचने के लिए पहाड़ सा लक्ष्य पूरा हासिल करना है आपको। ओम प्रकाश सकलेचा जी कह रहे हैं कि साहब सब कुछ अमन चैन बहाल है, वहां कोई गड़बड़ है नहीं, तो कहां गुंजाइश आपको दिखती है? चुनाव तो अनाउंस हो गए। लाखन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय निर्वाचन आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बड़े लंबे इंतजार के बाद आज मध्य प्रदेश की 28 सीटों के चुनाव की उन्होंने घोषणा की है। हमें तो बीच में ये लगने लगा था पता नहीं चुनाव कराएंगे भी कि नहीं कराएंगे, और चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व पूरी तरह भयभीत था। और भयभीत इसलिए था कि उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, उस रिपोर्ट में ये किस हैसियत पे थे, किस पायदान पे थे, ये सारा सब कुछ इनको नॉलेज था। तो अभी इन्होंने कोशिश की कि जितना डिले डाइल्यूट हो उतना हमारे हित में होगा। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने भूमि पूजन, नारियल फोड़े, अपनी हर गाड़ी में अपनी जेबों में नारियल डाल के चलते रहे। और आज जब निर्वाचन का ऐलान हो रहा था, उस समय भी कई हमारे मंत्री
नारियल फोड़ने का काम कर रहे थे। रहा सवाल, आपने कहा कि 28 सीटें निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा टारगेट है। 28 सीटें हमारे लिए हमारे लिए चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन ये चुनौती हमारे लिए तो है, ये हमारे दल के लिए भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ये मध्य प्रदेश की उन जो 26-27 ऐसी सीटें थीं जिन पर जयचंद छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और ये वो जयचंद थे जिन जयचंदों ने उनके क्षेत्र के लोगों ने 5 साल के लिए चुन के मध्य प्रदेश के विधानसभा भेजा था। अब चूंकि बीच में ही वो बेंगलोर में जाके उन मतदाताओं का अपमान करने के लिए लग गए, बेंगलोर में जाके मंडी की तरह हाट लगाने का काम किया, तो मुझे लगता है प्रवीण भैया, हमसे ज़्यादा, हमारे दल से ज़्यादा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का है, उन मतदाताओं का है जिन मतदाताओं का इन जयचंदों ने अपमान किया है। हमारा दल तो तैयारी में है पूरी तरह से, लेकिन मतदाताओं का अपमान क्या? तीसरे में अभी बहुत वक्त है, लाखन सिंह जी आऊंगा तुरंत। मनीष दीक्षित जी का रुख करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी सरकारें बनते गिरते देख चुके हैं। मनीष जी, कांग्रेस के अंदाज से आपको लग गया होगा, और ये आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद लाखन सिंह जी की बात से नहीं, लगातार ये लग रहा है कि कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलेगी। कांग्रेस ये कहेगी कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, हम चीट हुए हैं और वोटर हमारे लिए लड़ेगा। एजेंडा आपको क्या लगता है, इस चुनाव में एजेंडा क्या होगा मनीष जी दोनों पार्टियों के लिए? देखिए प्रवीण जी, विक्टिम कार्ड कांग्रेस इसलिए खेलेगी कि हमारी जो मानसिकता है आम भारतीय की, अगर किसी के साथ धोखा छल कपट होता है तो एक सहानुभूति हमारी उसके साथ जाती है। तो हो सकता है उसको भुनाने का कांग्रेस प्रयास करे, और ये सच भी है कि उनके पार्टी के लोगों ने एकदम से पार्टी छोड़ दी और दूसरे दल में शामिल हो। जहां तक एजेंडे की बात है या मुद्दे की बात है, तो मुझे लगता है प्रवीण जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान है इस चुनाव का, क्योंकि आप ये देखिए दोनों दलों का फोकस केवल अन्नदाता के ऊपर है। कोई अपनी जो है कर्ज माफी के गाने गा रहा है, कोई बीमा पॉलिसी की बात कर रहा है। हालांकि बात यह है कि दोनों में कुछ ना कुछ खामियां रही। बीजेपी वाले हैं, वो कहते हैं कि साहब आपने 2 लाख का पूरा कर्जा माफ नहीं किया, आपने तो बोला था हम 10 दिन में कर देंगे। मगर हमने ये भी देखा है कि बीमा क्लेम की राशि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए भी लोगों के खातों में आई है। ये आज जो अनाउंस हुआ है मंगलवार को, ये जो है मध्य प्रदेश का दंगल है प्रवीण जी, और ये ऐसा दंगल है कि इस दंगल में जो निर्णय है वो उसमें कुश्ती लड़ने वाले तय नहीं करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो ये दर्शक दीर्घा में लोग बैठ के उस दंगल का मजा ले रहे हैं, वो तय करेंगे कि इस दंगल का असली विजेता कौन होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मध्य प्रदेश में नहीं प्रवीण जी, मेरी जहां तक जानकारी है पूरे देश में पहली बार 28 जगह एक साथ बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, और उसमें हम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनीष जी की बात से सहमत हूं मैं। आप हैरत करेंगे कि ये महाभारत काल के दौरान भी जब द्रोण ने अपने शिष्यों की एक उनकी क्षमता को आंकने के लिए वो कराया था, कमोबेश उसी तरह का कि देखें कर्ण में क्षमता कितनी है, और ये वो कोई युद्ध नहीं था, लेकिन एक तरह का वो स्टेब्लिश करना चाहते थे कि देखें दर्शक तय करें कि उनके दीक्षित जो शिष्य हैं वो कैसे हैं। एक बार ओम प्रकाश सकलेचा साहब का रुख कर लेते हैं। सकलेचा साहब, आपने अभी लाखन सिंह जी को सुना, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं पुरानी सरकार में। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत जागरूक और विद्वान व्यक्ति हैं, आप पिछले कई दिनों से इस बात को सुन रहे और महसूस कर रहे होंगे। कांग्रेस एक तरह का विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। मनीष जी उसके साथ जा रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ पहली सहानुभूति जाती है, जो व्यक्ति चीट होता है, जो व्यक्ति ठगा जाता है। इस बात का कोई डर नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से परवीन जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। ये किसको जयचंद बोलना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि पार्टी में जो भी आदमी हो वो कमलनाथ जी के किसी को कुछ भी कहने और गुलाम समझ के सब सदस्यों को या विधायकों को उपयोग करने के लिए अधिकार देना की बात चाहते थे? वो क्या चाहते थे? जब उनने खुद कमलनाथ ने चैलेंज किया कि तुम्हें जो करना करो, हम नहीं कर्ज माफी करेंगे,
तो आप ये बताइए, वो जयचंद उनको कहना चाहिए या उनके मान सम्मान की लड़ाई उनने लड़ी और अपनी सीट दांव पे लगा के किसानों के हित के लिए अपनी उस पोस्ट से इस्तीफा दिया? वास्तव में उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। ये जो कह रहे हैं जयचंद ये अपने मर्जी से किसी को कुछ भी बोल देंगे तो हो जाएगा, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि हर कांग्रेसी या कोई भी व्यक्ति उसके सम्मान को चैलेंज करे और वो चुपचाप जो हुक्म मेरे आका कहता रहे? आप क्या चाहते हैं? जनता ने उन्हें क्या जो हुक्म कहने के लिए चुना था? क्या आप आज की मध्य प्रदेश की जनता को इतना नादान समझते हैं क्या? सवाल बहुत सारे उठते हैं, कहना बड़ा आसान है। क्या आप उन सब नौजवानों को ये मानते हैं कि वो किसी चीज को समझते नहीं कि बेरोजगारी भत्ता का कह के उनके साथ क्या हुआ? क्या आप देश का भविष्य बनने वाले 12वीं की परीक्षा देने वाले उन बच्चों को जिनने लैपटॉप की अपेक्षा में बड़ी कड़ी मेहनत करके 80% से ज्यादा नंबर लिए और उनके साथ छल हो गया, क्या आप उन गरीबों के बारे में सोचना चाहते हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास की प्रधानमंत्री की योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कह के रोक दिया कि नहीं हम बिल्कुल नहीं प्रधानमंत्री आवास बनने देंगे? आप किस किस बारे में बात करेंगे? किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, बेरोजगार के बारे में, विद्यार्थी के बारे में, किस बारे में आप बात करना चाहते हैं? मैं तो उस बारे में खुली चर्चा करना चाहता हूं कि जो हिम्मत है, जो स्पष्टवादिता है, लाखन सिंह वो जी को बात शामिल करें। कर लेता हूं। क्या आपको पर्याप्त कमलनाथ सकलेचा जी आपको बहुत जी मैं एक बार लाखन सिंह जी को शामिल करता हूं। लाखन सिंह जी, युवाओं में बड़ा एक चर्चित शब्द है, मनीष जी उसे एंडोर्स करेंगे कि भाई 3 वेट जी। लाखन सिंह जी, युवाओं में एक बड़ा एक 3 मैजिकल वर्ड होते हैं कि भाई आई लव यू, बड़ा 3 मैजिकल वर्ड है, युवाओं में बड़ा चर्चित वर्ड है। आपका एक 3 मैजिकल वर्ड जिसकी तरफ ओम प्रकाश सकलेचा जी ने इशारा किया, उतर जाएं सड़क पर, उतर जाएं सड़क पर। तो ये जो 3 मैजिकल वर्ड के कारण तो ये स्थिति आई। वो कह रहे हैं कि भाई आपने सुना ही नहीं उन लोगों को। आप कैसे कह सकते हैं जयचंद, ये सकलेचा जी का कहना है कि भाई उन लोगों की मांग नहीं मानी गई, उनके बारे में सुना नहीं गया, तो वो क्या करते? वो यही करते जो अभी हुआ। प्रवीण भाई, मैं अभी ओम प्रकाश जी हमारे विद्वान साथी हैं, मैं उनकी पूरी बात को सुन रहा था। मुझे लगा ओम प्रकाश भाई शायद ये जो जितने जयचंद गए थे आपने शायद न तो इनको सुना, न इनको आपने समझने की कोशिश की कि ये क्यों गए। आपने कहा कि ये किसानों के ऋण माफ़ी की बात कर रहे थे और जब इनको सुना नहीं गया तो ये पार्टी छोड़ के उधर चले गए बीजेपी में। ये आपका गलत आकलन है, आपको शायद पता नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे जयचंद थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर किसानों के ऋण माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों गए ये हमने आपके चैनलों से देखा, आम आवाम से इनके बारे में बात उठ के आई और आप कह रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं आपकी बात भी ओम प्रकाश भाई आपकी बात भी मैं मान लेता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब से ये गए, जिस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि ये गए किसानों के कर्ज माफी को लेकर गए थे, क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाके सरकार बनाने के बाद एक भी जयचंद ने अगर एक भी बार किसानों के बारे में अगर बात की हो तो मध्य प्रदेश और देश का कोई भी चैनल बता दे कि फलाने जयचंद ने किसानों की बात की थी? जिस मुद्दे को लेकर आपके मुताबिक जिस मुद्दे को लेकर ये गए थे, तो क्या आपकी सरकार, जो केंद्र में सरकार आपकी, स्टेट में आपकी सरकार, फुल मेजोरिटी में आपने सत्ता को हथियाया, धन बल की दम पे अपनाया, क्या इन्होंने एक भी बार किसी चैनल में जाके कहा, कभी किसानों की बात की? तो मेरे भैया, आदरणीय ओम प्रकाश भैया, आप वैसे बुद्धिमान हैं, मेरे साथी विद्वान, थोड़ा सा स्टडी कर लें ये जयचंद। वैसे मैं समझता हूँ आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, आपको सारा ज्ञान है। अब चूंकि लाइव में बैठे हैं,
तो कुछ न तो आपको कहना ही पड़ेगा, इनकी लड़ाई तो लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि सरकार दी है आपको इन्होंने, इन जयचंदों की वजह से आज आप सत्ता में बैठे हो। ठीक है, मनीष जी को तो शामिल मेरे कर ख्याल लेते हैं एक बार। भैया आप तो जी लाखन जी आपकी पूरी बात नहीं, लाखन सिंह जी प्लीज मनीष जी को शामिल करते हैं। मनीष जी अभी दनादन अनाउंसमेंट कर रहे हैं शिवराज जी, आप अगर देख रहे हो बीते 8 दिनों में, मतलब मैं जीरो लगाते लगाते हाँप जाऊंगा, ये शो का वक्त खत्म हो जाएगा, इतने 1000 करोड़ टाइप का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो बिल्कुल जो एट द 11th आवर जो अनाउंसमेंट होते हैं, आपको लगता है कि वो लोगों के मानस में जाके पैबस्त होते होंगे, लोगों को इतना बाध्य करते होंगे कि किसी दल विशेष के लिए वोट करे? मनीष जी देखिए प्रवीण जी, अब मध्य प्रदेश की जनता, जैसे सकलेचा जी ने बोला, उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि मध्य प्रदेश की जनता अब समझदार हो गई है और जनता ये देख रही है कि बार बार उसके साथ क्या होता है। ये पैटर्न है, आप देखिए पिछले 15 सालों में अगर अपन बाय इलेक्शंस को देखें तो उन 15 सालों में चाहे वो कहीं का भी बाय इलेक्शन हो, वहां पर अगर आप एक सीट का अगर उठा के देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 500 से 1000 करोड़ की घोषणाएं एक विधानसभा के लिए हुई। कई तो स्मार्ट सिटियां बन गई हैं हमारे यहाँ, अगर इन्हीं घोषणाओं को अगर हम माने कि ये धरती पर अगर आती होती तो बहुत सारी स्मार्ट सिटीज मध्य प्रदेश में बन जाती। अच्छा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखिए प्रवीण जी, ये चुनाव जो है इसमें पौराणिक जो पात्र हैं वो बहुत ज्यादा आ गए हैं। जयचंद, जैसे लाखन जी उनको जयचंद ही कह रहे हैं। बीजेपी में कुछ लोग आए, उनको बीजेपी ने नामांकन कर दिया, उनका विभीषण। आप देखिए मतलब क्या हो रहा है, और ये इस इलेक्शन में, और अभी तो ये जिसको बोलते हैं आज से तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, अब ये किस हद तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, कितने लोग पर्सनलाइज होंगे इसमें जाके, ये अभी देखना है। मगर एक चीज बिल्कुल ये तय मानिए आप कि जो ये बार बार बोला जाता है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़कर वो दूसरी पार्टी में इसलिए आ गए क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था और वो जनता की सेवा करना चाह रहे थे, तो मैं क्षमा सहित मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर उनमें सेवा भाव होता तो उनमें से आधे से ज्यादा लोग मंत्री पद बिना विधायक बन के नहीं लड़ते और फिर उन इश्यूज को उठाते। आप देखिए सिंधिया जी वाला जो सड़क पर उतर जाओ वाला बहुत तेजी से हमारे हाथ से फिसलता है, वक्त की एक पाबंदी है। छोटा छोटा जवाब सकलेचा जी से मैं कोशिश करूंगा और लाखन सिंह जी से एक बार और ले लूं। सकलेचा साहब, ये जो मनीष जी कह रहे हैं जिस बात को लेके, ये ठीक है कि आपका टारगेट बहुत छोटा है, आप लो स्कोरिंग मैच खेल रहे हैं, 9 आपको कुल जमा चाहिए 107 यानी मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए 9 जीत रहे हैं, कांग्रेस के पास चुनौती ज्यादा है। लेकिन मनीष जी कह रहे हैं कि मुश्किल आपके लिए भी है, एजेंडा आपको भी सेट करने में दिक्कत आएगी। वो वोटर कहेगा कि साहब पिछले बार तो आपके खिलाफ ही वोट किया था इस व्यक्ति को, अब हम आपके पक्ष में क्यों कर दें? देखिए बहुत सीधी गणित है। मैंने एक बार एक गणित का आंकड़ा विधानसभा में बताया था, 2 लाख रुपया ब्याज मुक्त सरकार शिवराज की देती है, 4000 रुपया महीना ब्याज होता था, बारचौक 48,000 रुपया साल का हुआ, और 5 साल में कितना हुआ? ये फिगर वही था। कांग्रेस ने पैकेजिंग बदल के उस किसान के साथ छलावा किया और ये बात इन सब नए जो सदस्य आए उनके भी समझ में आ गई, और इसीलिए आते ही शिवराज जी ने पहले इंटरेस्ट फ्री रकम शुरू कर दी मिनिमम, दूसरा उनने बीमा का शुरू कर दिया, तीसरा किसानों की लागत जो होती है, छोटा किसान 80% है, उसकी लागत का 6,000 रुपया से 10,000 रुपया 4,000 रुपया जोड़ के 10,000 रुपया जो 1 एकड़ या 2 एकड़ का किसान है उसकी पूरी लागत, वो कुछ भी बोए क्या भी आए तो उसकी कीमत उसको सरकार ने पहले दे दी। क्या ये ऐसी सब जरूरत की चीजें नहीं थी? और क्या वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ? आप बात कर रहे हैं कि हजारों करोड़, अरे भाई जो किया, अपन चार्ट लेके शुरू करें किसी भी विधानसभा का कि भाई यहाँ पे इतने की घोषणा हुई, पीछे सर मूल मुद्दे का आपने जवाब नहीं दिया। तो मेरा जो मूल सवाल था वो यही था कि जिन लोगों को पिछली बार वोट नहीं किया उन लोगों को आप फिर सामने खड़े करेंगे तो वोटर कहेगा कि भाई इन्हें तो हम नकारे हैं, भाई हम इनको क्यों करेंगे वोट? नहीं, किनको नकारा? और भैया अभी तो 25-22 तो वही है जो जीते हुए हैं,
उनको सिर्फ उनके विषय पे आया इसलिए उनको लेकिन तकलीफ कांग्रेस हुई। से जीते हुए ना, और उनने आपकी तरफ से नकारा ना बीजेपी की तरफ से? हाँ, नहीं, हमारी तरफ से भी नकारा नहीं हुआ ना। वो जीता हुआ आदमी तो जीता हुआ है, वो तो पुनः वापिस ये जा रहा है कि भाई हमको गलत फहमी में रख के हमसे गलत चीज करवाने का प्रयास जो कर रहे थे कमलनाथ जी, हमने उसकी एंडोर्समेंट नहीं की। हमने उस बात को दिया क्योंकि हमें ये बोला था कि अगले महीने ये कर देंगे। पहले 10 दिन बोला, फिर 3 महीने बोला, फिर 6 महीने बोला, फिर फॉर्म भरवाए, फिर साल भर बोला। लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। आप तो लगातार, मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहीं पे करूंगा, मजबूरी है मेरी, मुझे यहीं वाइंड अप करना है। लेकिन मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप लगातार, जब तक नतीजे नहीं आते, आप इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 हर बार आपने साबित किया है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहिएगा। चुनाव की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे और तय कर देगा दर्शक। यहाँ स्टूडियो में जो पैनलिस्ट हैं, जो वरिष्ठ मेहमान हैं, उनके दावे, उनके प्रति दावे जो है वो अलग होते हैं। वोटर के मन में क्या चल रहा है, वोटर ही तय करता है। और अब तो डेट आ गई है साहब कि 10 नवंबर तय हो जाएगा। क्या सोचता है वोटर? आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।